हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने ये क्वेश्चन किया था जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी सी जो है डेफिनेशन में मिसप्रिंट हो गया था, तो अभी आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगी 2x2 ऑर्डर की, उसमें हमारा सुपर डायगोनल एलिमेंट होता है। जैसे मान लो ये है 1 1 0, तो सुपर डायगोनल एलिमेंट हमारा ये वाला होता है, ठीक है, सुपर डायगोनल एलिमेंट। और ये क्या रहेगा, हमारा 1 रहेगा हमेशा। अगर हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना रहे हैं, उसका ब्लॉक अगर बन रहा है ब्लॉक मैट्रिक्स, तो 2x2 ऑर्डर की बन रही है, तो उसका एक सुपर डायगोनल एलिमेंट होता है। तो वो इस टाइप की यहाँ पर क्या बनती है, मैट्रिक्स बनती है। जब हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स आती है, 3x3 की जब बात आती है, तो 2 सुपर डायगोनल एंट्रीज वहां पर होती है। देखो ये तो हमारी क्या होती है, डायगोनल, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो और सुपर डायगोनल हमारी ये वाली एंट्रीज होगी, यानी कि 1 और 1, ये हमारी दो क्या हो जाएंगी, सुपर डायगोनल एंट्रीज हो जाएंगी। तो इसका मतलब जो हमारे 3x3 की जॉर्डन फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी 0 1 1 0 0 1। तो यहाँ पर ये जो सुपर डायगोनल एलिमेंट्स हमारे होते हैं जब हमारा 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। तो 3x3 में 2 सुपर डायगोनल एलिमेंट्स, 1x1 के में एक सुपर डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें सीधा डायरेक्ट पता चल रहा है। अब यहाँ पे एक सुपर डायगोनल एलिमेंट है, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स बन रही है। तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक तो हमारी एक्स क्यूब है, क्योंकि जीरो डायगोनल एंट्रीज कितनी है, 0 0 0, यानी कि इसका जो आइगन वैल्यूज है 0 है, तो यानी कि x माइनस 0 का क्यूब इसको लिख सकते हैं, यानी कि एक्स क्यूब इसका करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है। दूसरा मिनिमल पोलिनोमियल हमें बताता है कि कितने ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक वो बन रहा है। तो यहाँ से एक सुपर डायगोनल एलिमेंट है, तो 1 है, तो 2x2 की ये मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि एक्स स्क्वायर इसका क्या बन रहा है, एक हमारा जो है जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है। तो ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ये हमारी बनेगी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x2 का ब्लॉक बनेगा और एक हमारा 1 का ब्लॉक बनेगा, ठीक है, 1 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा। तो ये मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हमें इन मैट्रिक्स को चेक करना है कि कौन सी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनमें से हमारा क्या है, जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, सेकंड जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने बताए थे वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपने ये तरीका यहाँ पर आजमाना है, कल मैंने ये सुपर डायगोनल नहीं देखा था, ठीक है। तो अब ये रिजल्ट आपने यहाँ पर करना है अप्लाई। अब देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन तो मतलब दिख ही रहा है गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आइगन वैल्यूज कितनी है, 0 0 0, 3 दे रखे हैं हमारे पास। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल तो कितनी आ जाएगी, हमारी एक्स क्यूब आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मिनिमल पोलिनोमियल यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, मिनिमल पोलिनोमियल अगर नीचे से देखें तो क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बन रहा है। लेकिन और ये एक सिंगल हमारा 1 बना है, लेकिन ऊपर ये जो 1 है ना, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। अगर यहाँ पर 0 होता तब हम बोलते थे कि ये इसके सिमिलर है, मतलब ये इसके सेम है या इसकी फॉर्म बन सकती है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके पार्टीशन करेंगे, यहाँ पर एक ब्लॉक हमारा ये बन रहा है फोर्थ ऑप्शन में, तो इसका मतलब ये हमारा क्या बन रहा है, इसकी 1 आइगन वैल्यूज निकलनी है, लेकिन इसकी तो क्या है, 0 आइगन वैल्यूज है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में एक हमारा ये बन रहा है 2x2 का जॉर्डन ब्लॉक, जहां पर 0 क्या है, इसकी आइगन वैल्यूज है। तो यहां से एक हमारी क्या हो जाएगी, 0, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगी। लेकिन ये तो एंटी डायगोनल एंट्रीज हो रही हैं हमारी, कैसी हो रही है, एंटी डायगोनल एंट्रीज हमारी हो रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें तो सुपर डायगोनल एंट्रीज पे देखना है ना, तो ये एंटी डायगोनल है, तो ये भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देखिए ये बन रहा है एक, और एक हमारा ये बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको क्या मतलब अगर हम निकालें रिजल्ट, तो इसमें क्या कंक्लूजन निकलेगा कि यहाँ पर भी एंट्री क्या होनी चाहिए, हमारी 0 होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, 0। तो जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल निकाल के देखेंगे तो सेम ही आएगी। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, कर लोगे, पता चल गया। सुपर डायगोनल एंट्रीज 3x3 में क्या होती हैं, 1 होती हैं, 3 बार मतलब 3 एंट्रीज होती है, 1 1 1, 3 सुपर डायगोनल एंट्रीज, और 2x2 में क्या होती है, 1 सुपर डायगोनल एंट्रीज हमारी होती है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ मैंने बता दिया क्यों करेक्ट नहीं है, तो बचा थर्ड ऑप्शन, थर्ड करेक्ट होगा। थर्ड को आप इसके इक्विवेलेंट प्रूव करके दिखा सकते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए नेक्स्ट। लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है जिसमें आइगन वैल्यू क्या होती है, 0 और 1 होती है, ठीक है। ये गलत है क्योंकि कल मैंने बताया था कि ए इज डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्रीज 0 और 1। थर्ड हमारा रैंक और ट्रेस क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं, रैंक भी और ट्रेस भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में। तो फोर्थ हमारा यहाँ पर गलत है, फोर्थ हमारा क्या है, ये रिजल्ट नहीं होता, रैंक ए
आई माइनस ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई माइनस ए नहीं होता, हमारा होता है यहाँ पर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन माइनस में ट्रेस ऑफ ए, ये होता है ट्रेस ऑफ ए माइनस आई इज इक्वल टू एन माइनस में रैंक ऑफ ए माइनस आई, ये हमारा रिजल्ट होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका हमारा जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा फर्स्ट और थर्ड रहेगा, इसको करेक्ट आप कर लेना। ठीक है, कल वाले में मैंने फोर्थ भी आपको बता दिए थे, फोर्थ यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंपेनियन मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कंपेनियन मैट्रिक्स में आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो लास्ट क्लास रहेगी, लीनियर अलजेब्रा की हमारी जो है लास्ट क्लास है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा जो है वो कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा हो जाएगा। टोटल हमने जो है लीनियर अलजेब्रा की कितनी क्लासेस ली हैं, लेक्चर, ये हमारा आज का है 17th। ठीक है, तो 17 लेक्चर हमारे लीनियर अलजेब्रा के हुए हैं जिसमें हमने कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा यहाँ पर रिवाइज कर दिया है। किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो किसी भी थ्योरी को लेके, क्वेश्चन को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी वीडियो में आपको डाउट लग रहा है उस वीडियो के नीचे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं डिटेल से, तो आप वहाँ से आप बता सकते हैं। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा के बाद हम जल्दी ही जो रियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं थ्योरी वाले वो शुरू करेंगे। तो फिर उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रियल जो है आपका, मतलब 28 फरवरी को हमारा एग्जाम है, तो जो रियल है आपका जल्दी से जो है इसकी थ्योरी मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा दूं जो आपकी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अब डिटेल में रियल पढ़ने जाएंगे तो इतना टाइम नहीं है कि हम 28 फरवरी तक उसको पूरा कर पाएँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको रियल की मैं यहाँ पर करवा दूँ, जहाँ से आपको अच्छे से अच्छे जो है मार्क्स मिल सके। ठीक है, और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होती है? कंसीडर द आर्बिट्रेरी मोनिक पोलिनोमियल हमने यहाँ पर लिया है ए नॉट प्लस में A1 लैम्डा। मोनिक पोलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है? हमारा 1 होता है। ये आपको पता है, डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस टाइप का हमने क्या लिया, एक मोनिक पोलिनोमियल यहाँ पर लिया है। देन द मैट्रिक्स C with 1 along the first super diagonal and negative of the coefficient this along the last row with remaining element। तो यानी कि सुपर डायगोनल जो एंट्रीज है वहां पर क्या रहेगा, हमारा 1 रहेगा, और जो नेगेटिव रहेगा इन कोफिशिएंट्स का जो नेगेटिव रहेगा वो हमारा लास्ट वाली रो में आएगा। ठीक है, तो ये हमारी कंपेनियन मैट्रिक्स बन जाएगी। मतलब सुपर डायगोनल एंट्रीज तो क्या होनी चाहिए, हमारी 1 होनी चाहिए, और लास्ट में जो हमारे पास पोलिनोमियल है उनके जो कोफिशिएंट्स है उनका नेगेटिव हमें लिखना है। ठीक है, आ गया समझ में? और रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे क्या आ जाएंगे, इक्वल टू 0 आ जाएंगे। तो इस कॉल्ड कंपेनियन मैट्रिक्स, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कंपेनियन मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं फ्रोबिनियस मैट्रिक्स आल्सो। ठीक है, नोन एज फ्रोबिनियस मैट्रिक्स ऑफ द पोलिनोमियल एफ लैम्डा। तो देयर आर 3 मोर फॉर्म्स ऑफ कंपेनियन मैट्रिक्स ऑफ एफ लैम्डा। तो 3 इसकी फॉर्म है। देखो, पहली फॉर्म ऊपर नेगेटिव लिख दें, बाकी जो एंट्रीज हैं डायगोनल एंट्रीज है उनको क्या करते हैं यहाँ पर सुपर डायगोनल, जो नीचे वाली सुपर डायगोनल्स हैं। ठीक है, ये क्योंकि डायगोनल एंट्रीज पे तो हमारी क्या आ जाएंगी 0 और माइनस ऑफ AN-1 आ जाता है। ठीक है, नीचे वाला। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद वही सुपर डायगोनल एंट्रीज को हम 1 लिखेंगे, और फर्स्ट जो कॉलम रहेगा उस कॉलम में हम यहाँ पे इसको अरेंज कर देंगे विद नेगेटिव साइन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं 0 0 0, इसको इधर ले आए और बाकी नीचे वाली एंट्रीज क्या कर दी हमने 1 1 1 सुपर डायगोनल। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, ये हमारा तरीका है। पहले ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे, या फिर ऐसे, मतलब किसी भी तरीके से हम इसको ऐसे चला सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में हम कैसे इसको यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, फिर 3 तरीके हो गए इसके मैट्रिक्स के लिखने के। तो सबसे ईजी तरीका यही होता है जो हमने स्टार्टिंग में करा था, ये वाला, ये वाला। ठीक है ना, सबसे इजी तरीका, और याद भी रखा जाता है, उनमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी। सुपर डायगोनल एंट्रीज में जो 1 को कहीं और लिख दो और उनको कहीं और लिख दो, तो ऐसे हमें नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपेनियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? द कैरेक्टरिस्टिक लैम्डा इज एफ लैम्डा दिस, ये हमारे पास क्या है, कंपेनियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं। एफ लैम्डा हमारे पास कोई पोलिनोमियल है। द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एफ एम लैम्डा क्या होता है, करेक्टरिस्टिक लैम्डा के जो मिनिमल पोलिनोमियल होता है इसमें करेक्टरिस्टिक के इक्वेशन के इक्वल ही होता है। और द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दिस, ये हमारी क्या होती है, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही होती है। इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू देन एक्स इज इक्वल टू दिस। अगर लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू है तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर
लैम्डा की पावर n माइनस वन और उसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज जो है हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि सिंपल याद रखना है x हमारे कॉलम फॉर्म में होता है, ठीक है। x की जो वैल्यू होती है कॉलम फॉर्म में होती है, ठीक है। ये अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ट्रांसपोज करके लिखा जाएगा। इज एसोसिएटेड आइगन वेक्टर्स, ये क्या हो जाएंगे इसके आइगन वेक्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है तो जो x में वैल्यूज आएंगी वो उसके आइगन वेक्टर्स आएंगे। लेट एफ एक्स, अब एग्जाम्पल देखिए एक्स क्यूब प्लस में 1 है, फाइंड ए मैट्रिक्स वूज कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पोलिनोमियल आर सेम, ठीक है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल पोलिनोमियल सेम है, जो हमारा एफ एक्स का वही है। आल्सो फाइंड द आइगन वैल्यूज, ठीक है, आइगन वैल्यूज हमें क्या करनी है इसकी फाइंड आउट करनी है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास पोलिनोमियल, क्योंकि एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब डिग्री का ही होगा, तो ए नोट प्लस में ए वन एक्स प्लस में ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स क्यूब। तो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो ए नोट 1 है, ए वन 0 है, ए टू 0 है, तो क्या करेंगे सुपर डायगोनल एंट्रीज 1 लिखेंगे, 0 ये हो जाएगी 1, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पे नीचे हमारा क्या आता है नेगेटिव ऑफ, क्या आता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए नोट का नेगेटिव यानी कि 1 फिर 0 0 ऐसे लिखते हैं, ए नोट फिर A1 A2 A3 ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। आ गया समझ में, ऐसे हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारी होती है कंपेनियन मैट्रिक्स। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। चलिए इसको रिवाइज करते हैं, क्या कहता है ये। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास क्या कहता है, लेट वी बी ए रियल वेक्टर स्पेस, लेट यू वी बिलोंग्स टू वी इज एन आर्बिट्रेरी पेयर ऑफ वेक्टर्स, देन वी कैन असाइन ए रियल नंबर डिनोटेड बाय यू वी एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ इनर प्रोडक्ट ऑन वी इफ लीनियर प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करता है, ए यू वन प्लस बी यू टू कोमा वी, तो ए यहाँ से स्केलर हम बाहर ले लेंगे यू वन कोमा वी और प्लस बी यू टू कोमा वी। सेकेंड होती है हमारी सिमेट्री प्रॉपर्टी, सिमेट्री में यू वी इज इक्वल टू वी यू क्या होते हैं बराबर होते हैं। पॉजिटिव डेफिनेट होता है यू ग्रेटर, उनकी इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल यू एंड, और ये 0 कब होगा जब हमारे पास यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी, पहली और दूसरी प्रॉपर्टी को अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ यू कोमा में ए वी वन प्लस में बी वी टू, तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो इसको हम अलग अलग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इनर प्रोडक्ट इज लीनियर इन बोथ ऑफ इट्स पोजिशन, तो जो इनर प्रोडक्ट बनेगा वो लीनियर बनेगा दोनों पोजिशन में। और यू वी की प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना सीखा था ऊपर, क्या होता है यू वी की प्रोडक्ट ए नोट ए वन प्लस में ए नोट ए वन प्लस में क्या आएगा, एक मिनट क्या था यार मैं ही भूल गई, यू वी की प्रोडक्ट क्या थी, मान लो यू हमारे पास क्या है ए नोट प्लस में ए नोट ए वन प्लस ए टू इस टाइप से था, और वी हमारे पास बी नोट बी वन बी टू, तो इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी हमारी हो जाएगी ए नोट ए वन प्लस में बी नोट ए नोट बी नोट प्लस में ए वन बी वन प्लस में ए टू बी टू, इस टाइप से लास्ट में सो ऑन ए एन बी एन। तो ये हमारी क्या है यू वी की इनर प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, लेट एग्जाम्पल, लेट क्या वी बी ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, वी हमें क्या कहता है एक रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, देन ये हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से हमें क्या करना है स्केलर बाहर लेना है, टू यू वन कोमा में क्या हो जाएगा वी वन माइनस 5v2 प्लस v3, फिर प्लस में 3 कोमा बाहर 3 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा u2 कोमा दिस, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ से इनको अलग अलग कर देंगे, मतलब इसको सोल्व करके दिखाएंगे तो हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारी इनर प्रोडक्ट निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नॉर्म, नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्म ऑफ, ये हमारा नॉर्म का साइन है, ठीक है, नॉर्म ऑफ यू, और इसका स्क्वायर क्या होता है हमारे पास यू कोमा यू, यानी कि इनकी सेम से सेम दोनों की, दोनों वेक्टर की जो है सेम है उनकी प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर ऐसे स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उसको हटाएंगे तो पावर को, तो ये हमारा हो गया। इन द डेफिनेशन फ्रॉम थर्ड कंडीशन इफ यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस इज अ नॉन नेगेटिव सो इट्स स्क्वायर रूट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास जो थर्ड कंडीशन थी उसमें अगर यू क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो है स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर पाएगा, ठीक है, अदरवाइज स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्म। क्या बोलते हैं नॉर्म, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द नॉर्म ऑफ ए वेक्टर v इज 1, तो नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू 1 देन v इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। इफ u इज नॉट इक्वल टू 0 इन नॉट यूनिट वेक्टर इज नॉट ए यूनिट वेक्टर देन वी कैन मेक इट ए यूनिट वेक्टर बाय डिवाइडिंग इट्स नॉर्म। अगर u की वैल्यू नॉन जीरो है और यूनिट वेक्टर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे u यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, u अपॉन में नॉर्म ऑफ u हम यहाँ पर कर देंगे, तो नॉर्म ऑफ u यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे 1 बना सकते हैं। एग्जाम्पल,
यूक्लिडियन एन स्पेस क्या होता है, जिसमें एन टपल्स होते हैं। देखिए अब यू में एन टपल्स हैं, एन एलिमेंट्स है, वी में भी एन टपल्स हैं, एन एलिमेंट्स है, आर टू वैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर एलिमेंट्स की जगह वैक्टर्स चलेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन आर एन देन डॉट प्रोडक्ट, अभी देखो अभी मैंने बताया था ना यू वी की, U1 V1 U2 V2 UN VN और साथ में प्लस का साइन ऐसे आता है, ठीक है, यू वी। मैंने वहां पर यू लिया था हमने A0 प्लस में A1 प्लस में A2, तो इसको करेक्ट कर लेना, ये कोमास चलेंगे, ठीक है, क्या चलेंगे, कोमास, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इनकी प्रोडक्ट कर दो तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, नॉर्म को डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। तो नॉर्म कैसे डिफाइन होगी, नॉर्म में हम क्या करते हैं, यू के साथ प्रोडक्ट, तो U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर UN स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ऐसे डिफाइन करता है। द अबोव इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड द यूजुअल स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। इसको जो ये हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन करी है वो कैसी है, यूजुअल है या फिर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। यूक्लिडियन एन स्पेस की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसमें हम नॉर्म को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, लेट u इज इक्वल टू दिस देन फाइंड इट्स नॉर्म इफ u इज नॉट ए यूनिट वेक्टर। u देखो अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर नहीं है, तो नॉर्म ऑफ u हमारा कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। u यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, u अपॉन में नॉर्म ऑफ u कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। तो दिस इज ए यूनिट वेक्टर, ये हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा, विल बी ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर निकालते हैं, सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद है फंक्शन स्पेस। फंक्शन स्पेस क्या कहता है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल। फंक्शन स्पेस में कंटिन्यूअस फंक्शंस हमारे होने चाहिए और क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइन होने चाहिए। देन एफ जी बिलोंग्स टू वी, तो जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन होगी एफ और जी की, दो फंक्शंस की, वो कैसे होगी, इंटीग्रेशन ए टू बी, जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल है अपर लिमिट से लोअर लिमिट FT GT DT, ठीक है। और यहाँ पर टी क्या रहेगा, ए और बी के बीच में रहेगा, ठीक है। लोअर लिमिट हमारी क्या रहेगी, ए, और अपर लिमिट हमारी क्या रहेगी, बी। देन द अबोव फंक्शन डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी। तो इनर प्रोडक्ट में जो इंटीग्रेशन है वो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। फंक्शन स्पेस भी इसको बोलते हैं। देखिए एग्जांपल FT हमारे पास ये है, GT ये है, पोलिनोमियल PT है, और जो लिमिट है क्लोज्ड इंटरवल वो क्या है, 0 से 1, तो 0 से 1 FT GT DT कर देंगे, FT की वैल्यू GT की वैल्यू DT, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। तो इनर हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद है मैट्रिक्स स्पेस में कैसे डिफाइन करते हैं। अब ए बी एक एन इनर प्रोडक्ट ऑन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन होगी वो कैसे होगी। अब दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो वो कैसे होगी, इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट जो है मैट्रिक के केस में कैसे डिफाइन करते हैं, वो हमारी होती है ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए। दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और उनकी इनर प्रोडक्ट क्या होती है, ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए, यानी कि जो बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो, ए से उसकी मल्टीप्लाई करो और फिर उसका क्या निकालो, ट्रेस निकालो, वो हमारी क्या होती है, मैट्रिक्स होती है इनर प्रोडक्ट स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए और ए बराबर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एंट्रीज के स्क्वायर का सम, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ठीक है। मैट्रिक्स मैं बता रही हूँ साथ के साथ को किस में कैसे डिफाइन करना है। अब एग्जांपल देखिए, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं 2x3 के, M क्रॉस N लिखा था ना, उसमें स्पेशल ये मेंशन नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हमारी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे M क्रॉस N है, देन ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए होता है, तो ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए हमने यहाँ पर कर दिया, तो ट्रेस इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो 2 2 0, तो 2 2 0 यानी कि 4, तो ए बी की इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी। नेक्स्ट है कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, ये हमें क्या कहती है, फॉर एनी वेक्टर यू वी बिलोंग्स टू वी इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, तो यू वी का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू यू कोमा यू और वी कोमा वी, तो ये हमारी ऐसे डिफाइंड होती है, यानी कि यू कोमा वी का जो मोड है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इनटू में नॉर्म ऑफ वी, हमारा ऐसे डिफाइंड होता है कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी में। प्रूफ करने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल, लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद, देखो अब मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होती है, जिसमें रियल एंट्रीज है, डिफाइन कैसे करके, एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स कोमा ए वाई, ठीक है, ए एक्स कोमा ए वाई, तो ये इस तरीके से हमारे डिफाइन है। देन एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स ए, डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट इफ एंड ओनली इफ, इनर प्रोडक्ट कब डिफाइन करेंगे, देखिए अब हमारे पास मैट्रिक्स थी ए कोमा बी, तो ये किस तरीके से डिफाइंड हो रही है, ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए, ऐसे डिफाइंड हो रही है। तो यहाँ से देखिए ये ए है और ये बी है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, ए वाई का ट्रेस और क्या आ जाएगी हमारे पास, ए एक्स, ठीक है, और ये हमारी हो जाएगी इस तरीके से, और साथ में बाहर क्या आ जाएगा हमारा, ट्रेस आ जाएगा।
ट्रेस ऑफ ए वाई का ट्रांसपोज और ए एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें बताना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस कैसे डिफाइन करेगी, यानी कि ए वाई का ट्रांसपोज ए एक्स और इसकी क्या है ट्रेस है, तो कैसे ये डिफाइन करेगी। इफ एंड ओनली इफ, कब, जब इसका कर्नल क्या हो जाएगा 0, रैंक क्या हो जाएगा n, ऑल आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगी पॉजिटिव, या ऑल आइगन वैल्यूज जो है क्या रहेंगी नॉन नेगेटिव रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देखिए सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी या नॉन नेगेटिव रहेंगी, ये बात आपने सोचनी है। रैंक क्या रहेगा n रहेगा, अगर रैंक n है तो इसका मतलब वो फुल मैट्रिक्स है, मतलब रैंक फुल है, तो इसका मतलब कर्नल हमारा 0 हो जाएगा। कर्नल अगर 0 होगा तो अब बात आ जाएगी पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब इसकी आइगन वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और सोच के मुझे बताएंगे कि इसमें 4 ऑप्शन ठीक है या 2 ऑप्शन ठीक है या एक ही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो मैंने बता दिया इस तरीके से हमें अभी पढ़ा है नॉर्म मैट्रिक्स की कैसे डिफाइन होती है। तो आपको ये रिजल्ट का यूज़ करके मेरे को बताना है या फिर एग्जाम्पल से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को आप सोल्व करके इसका ऑप्शन बताएंगे कि क्या आएगा। नहीं होगा तो फिर कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट बता देना। कल हमारा जो है हम जो है डाउट सेशन रख लेंगे, जो हमारी डाउट वाले क्वेश्चंस रहेंगे ना लीनियर अलजेब्रा के जो आप देख रहे हैं, तो मेरे को बता देना। जो भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देगा, जो भी एग्जाम्पल आपको समझना होगा तो मैं कलेक्ट करके उनको, तो कल आपका डाउट सेशन रख लेंगे। ठीक है, चलिए, और अगर पीडीएफ के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ चाहिए और एसटेट के मॉक टेस्ट अगर आपको लेने हैं, एसटेट के मॉक टेस्ट भी रेडी हैं। अगर आप एसटेट के मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं और जो लीनियर अलजेब्रा हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी टॉपिक का, अलग अलग पीडीएफ आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज। जो भी टॉपिक आपको चाहिए लीनियर अलजेब्रा का जो नेट से रिलेटेड है ना वो, और एसटेट के मॉक टेस्ट फॉर पीजीटी मैथ वाले बच्चों के लिए स्पेशल तैयार किए गए हैं, क्योंकि एसटेट अब में भी पॉसिबल हो कि अप्रैल में हो, बाकी अभी 1-2 दिन में और पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट वो भी तैयार है, पीडीएफ भी आप ले सकते हैं लीनियर अलजेब्रा के अलग अलग टॉपिक्स पर। और डाउट भी हैं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अदरवाइज जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए टेस्ट के या पीडीएफ के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8295477631 पर। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, चलिए फिर ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता देना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर यूजिंग इनर प्रोडक्ट स्पेस का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो वेक्टर्स में एंगल फाइंड आउट करने का आपको पता है क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसे डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे जो कि वेक्टर की बात आ रही है तो वेक्टर में कैसे करेंगे, कोस थीटा इनर प्रोडक्ट में कैसे करेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा बी डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ बी, ऐसे हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल, u और v हमारे पास गिवन है, बिलोंग्स टू आर क्यूब, फाइंड थीटा बिटवीन u एंड v के बीच में जो है हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि एंगल हमें निकालना है। तो u v निकालेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करते हैं, 1 इंटू 0 प्लस में 2 इंटू 2 प्लस में 3 इंटू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7। नॉर्म ऑफ u हमारी क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9 और यहाँ से 4 प्लस में 1 5, तो ये आ जाएगी हमारे पास। और डिवाइड कर देंगे कोस थीटा इज इक्वल टू दिस, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, थीटा हो जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स रूट 7/10, ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, लेट ए बी बिलोंग्स टू, अब मैट्रिक्स की बात है, ए बी एंगल फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू कितना आएगा इनका ट्रेस 4, अभी फाइंड आउट करा था ना, पीछे वाला ये एग्जांपल है। तो नॉर्म ऑफ ए स्क्वायर नॉर्म ऑफ बी स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मैट्रिक्स में ऐसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थोगोनैलिटी यूजिंग इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट में ये ऑर्थोगोनैलिटी यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर इनर प्रोडक्ट, अगर कोई दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है। अभी हम एसटेट की तैयारी कर रहे थे तब हमने ये पढ़ा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यही रीजन होता है। और अगर ए क्रॉस बी 0 आता है दैट मीन्स वो क्या होते हैं, ए इज पैरेलल टू बी, ये 2 रिजल्ट होते हैं, वेक्टर में हम पढ़ के आए थे। अब यहाँ पे ऑर्थोगोनलिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में यानी कि इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, यू और वी की 0 हो जाएगी। और v और u इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स u इज परपेंडिकुलर टू v या v इज परपेंडिकुलर टू u, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनर प्रोडक्ट जो होती है वो कैसे होती है, सिमेट्री होती है। u कोमा v की इनर प्रोडक्ट और v कोमा u की जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या होती है, हमारी बराबर होती है। ठीक है, तो ये रिजल्ट होता है, कैसे भी हम करें प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर हमारा होता है। एंड 0 वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एनी वेक्टर, 0 किसी के भी ऑर्थोगोनल हो सकता है।
एग्जाम्पल, कंसीडर द फंक्शन साइन टी एंड कोस टी ऑन माइनस पाई टू पाई इन वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है यानी कि फंक्शन स्पेस की बात हो रही है, साइन टी कोस टी की बात हो रही है, माइनस पाई से पाई, तो ये एफ टी जी टी डी टी, तो ये आ जाएंगे। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। अब यहाँ से देखिए साइन टी और कोस टी की इनर प्रोडक्ट क्या आ गई, जीरो, तो दैट मीन्स ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑन माइनस पाई टू पाई पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड ए नॉन जीरो वेक्टर v विच इज ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u2। तो v हमें निकालना है जो कि u1 और u2 के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो v हमने ले लिया x y z, तो u कोमा v जीरो आना चाहिए। कब किस कंडीशन में आएगा, जब x प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, u2 कोमा v इज इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन में फर्स्ट और सेकंड से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि v वेक्टर हमारा क्या आएगा, जहां से इन दोनों की प्रोडक्ट u1 के साथ करें और u2 के साथ करें तो जीरो आए। अब ये आ गया -2 1 और 1, यानी कि 1 2 0 की प्रोडक्ट अगर मैं करूं -2 1 और 1, तो वो क्या आना चाहिए, हमारा जीरो आना चाहिए। तो ये करो, इनकी क्या आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस में 2 और ये जीरो, तो कितना आ गया, इक्वल टू जीरो। तो दैट मीन्स ये क्या हो गए, हमारा ऑर्थोगोनल हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसमें देखो हर एक वेक्टर, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसमें द ऑर्थो, देखो सबसे पहले तो डायरेक्ट डेफिनेशन ही पढ़ते हैं फिर बताती हूँ। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ वी। वी कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसका हमने कोई सबसेट लिया है डब्ल्यू, ठीक है, वी का सबसेट है। देन द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स दैट आर, हाँ, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसमें हम क्या लें, सारा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है उनका अगर हम कलेक्शन कर लें, सेट बना लें, तो वो हमारा किस में चला जाएगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स दैट आर ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के हर एक वेक्टर के साथ अगर वो ऑर्थोगोनल है तो वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू परपेंडिकुलर। डब्ल्यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब इसमें सारे वो एलिमेंट हैं, जो वो वेक्टर्स हैं जो डब्ल्यू के, जो डब्ल्यू हमने सबसेट लिया था ना वी का, तो डब्ल्यू के वेक्टर्स के साथ क्या बना रहा है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऑर्थोगोनल बन रहा है, तो इसका मतलब उसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं। तो v बिलोंग्स टू v हमने लिया है, v कोमा u अगर जीरो आ रहा है तो यानी कि u किस में से लिया है, w में से। तो वो जो सेट की कलेक्शन बनेगी वो हमारी क्या बन जाएगी, w परपेंडिकुलर, यानी कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, let W be a subset of vector space V, then W perpendicular the orthogonal complement of W is a subset of V। तो orthogonal complement भी जो है क्या रहेगा, W is a subspace of V। तो orthogonal complement of W का जो orthogonal complement है वो V का क्या बनेगा, सबस्पेस बनेगा। तो orthogonal complement जो W परपेंडिकुलर है इसको हमें क्या करना है, सबस्पेस प्रूव करना है। तो दो प्रॉपर्टीज हम सेटिस्फाई करवा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो सबस्पेस बन जाएगा, W परपेंडिकुलर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, फाइंड ए बेसिस फॉर द सबस्पेस u परपेंडिकुलर ऑफ r क्यूब वेयर u इज इक्वल टू दिस एंड u परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, v कोमा u इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, u हमारे पास ये है और v का कोई भी एलिमेंट, v सेट वेक्टर में से v हमें कोई एक ऐसा वेक्टर लेना है जिसकी u के साथ प्रोडक्ट करें तो वो क्या आए, जीरो आए। तो v हमने यहाँ पर ले लिया x y z, तो जीरो आएगा। u परपेंडिकुलर में तभी जाएगा जब उसके हर एक एलिमेंट के साथ उसकी प्रोडक्ट क्या आए, जीरो आए। किसके, हर एक एलिमेंट के साथ जो u परपेंडिकुलर के अंदर u एलिमेंट है। ठीक है, और ये u किसका एलिमेंट है, u हमारा उस सबसेट का एलिमेंट हो गया, यानी कि मान लो w का एलिमेंट। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ से इनकी प्रोडक्ट जीरो कर दो तो y एंड z कैसे वेरिएबल हो जाएंगे, फ्री वेरिएबल। तो सो पुट y1 z0 y0 z1। तो यहाँ से हमारा u जो परपेंडिकुलर है उसमें ये दो वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, बेसिस बन जाएंगे इसके। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू इज ए सबस्पेस ऑफ वी, देन वी कैन बी रिटन एज ए डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू परपेंडिकुलर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट सम की उस फॉर्म में वी को। तो डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस में डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू परपेंडिकुलर, और वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारे एक थ्योरम है, इसका प्रूफ भी आप चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं अभी फिलहाल एग्जाम के लिए। उसके बाद है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल सेट एंड बेसिस। क्या कहता है ऑर्थोगोनल, तो क्या कहता है, प्रोडक्ट जो है जीरो,
ऑर्थोगोनल क्या कहता है, प्रोडक्ट जीरो, यूनिट प्रोडक्ट की कोई भी दो वेक्टर्स हम लें, उनकी प्रोडक्ट अगर जीरो आ गई तो इसका मतलब वो कैसा है, ऑर्थोगोनल है। तो अब ये देखते हैं ये क्या कहता है। लेट डब्ल्यू बी u1 u2 um are non-zero vectors in an inner product space V, then w is called orthogonal if ui uj वही inner product क्या हो, जीरो, जब कब होगी, जब i नॉट इक्वल टू j, जब i j के बराबर नहीं है तब इनर प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो, ऑर्थोगोनल क्या होगा, जीरो। यानी कि u1, ये कंडीशन है किसकी, ऑर्थोनॉर्मल सेट की बात हो रही है, u1 की इनर प्रोडक्ट u1 के साथ जीरो क्या लिखा है यहाँ पर, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये सेम नहीं है, 1 और 2 के साथ क्या हो, जीरो, u2 और ये क्या है, u1 और u3 के साथ जीरो, ऐसे मतलब ये चलते रहेंगे, ये आ गई जीरो। अदरवाइज ऑर्थोनॉर्मल क्या कंडीशन देता है, ऑर्थोनॉर्मल हमें ये कंडीशन देता है जब i और j बराबर नहीं है, तो इसको ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी को अगर मैं ऑर्थोनॉर्मल में ऐड कर दूं तो ये बनेगा, जीरो नहीं है, और ये जीरो कब होगा, जब ये बराबर है, यानी कि u कोमा u, तो u1, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ u1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल। तो ऑर्थोनॉर्मल में दो प्रॉपर्टी और ऑर्थोगोनल की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। i और j नॉट इक्वल हो तो प्रोडक्ट क्या आती है, जीरो आती है। ये ऑर्थोगोनल अभी हमने पढ़ा था, और ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ऑर्थोनॉर्मल में ये कंडीशन तो साथ में जाएगी ही जाएगी, और ये बाद में जो सेकंड कंडीशन हमने ऐड करी है उसमें क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, जब i और j क्या होते हैं, बराबर होते हैं। द सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स फॉर ए लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, फर्स्ट जो सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बनेगा वो कैसा बनेगा, लीनियर इंडिपेंडेंट बनेगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का जो सेट है वो Li बनेगा, लीनियर इंडिपेंडेंट। सेकंड, सपोज u1 u2 um आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, अगर ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, नॉर्म ऑफ u1 प्लस u2 प्लस अप टू सोन um का हो, जो नॉर्म का स्क्वायर है उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ये कंडीशन है, ठीक है, अगर ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं तो। उसके बाद है ऑर्थोगोनल बेसिस, लेट b इज इक्वल टू u1 u2 un आर नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस v ऑफ डायमेंशन कितनी है, n है, देन b फॉर्म एन ऑर्थोगोनल बेसिस। अगर b हमने कोई नॉन जीरो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स लिया है इन ए वेक्टर स्पेस v का, तो उसकी डायमेंशन अगर हमारी n आ रही है तो इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्थोगोनल बेसिस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, एस हमारे पास है u1 u2 u3 जे सबसेट ऑफ आर क्यूब, प्रॉपर सबसेट है, u1 u2 की प्रोडक्ट u1 u3 u2 u3, तो तीनों की क्या आ गई, जीरो, तो इसका मतलब ये क्या बन रहे हैं, आर ऑर्थोगोनल, सो फॉर्म ए बेसिस ऑफ आर क्यूब, तो ये क्या बन रहे हैं, बेसिस बन रहे हैं आर क्यूब की, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, लेट v is equal to this, now let v is equal to 1 2 3 belongs to r cube, then write v is a linear combination of u1 u2 u3, तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, 1 2 3 को कैसे, a इंटू में दिस, b इंटू में दिस, c इंटू में दिस, और ये क्या है, u1 u2 u3 है। मेक प्रोडक्ट ऑफ बाई u1, तो करके देखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली b और c की हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ही हो जाएगा, a प्लस में 2b प्लस में 3c इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दूसरी डायरेक्ट भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा बनेगा इक्वेशन 2a प्लस में b माइनस में 2c इज इक्वल टू 2, तो ऐसे तीन इक्वेशन आएंगी, तो यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, मेक प्रोडक्ट बाय u1 के साथ उसकी क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर हमारे बाकी अदर एंट्रीज जीरो हो जाएंगी, ऑर्थोगोनल वाली डेफिनेशन लगा देंगे, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल वाली। चलिए, in previous lesson we saw that we can find scalar abc by a formula, इस तरीके से हमने फाइंड आउट करा है abc, ठीक है। तो द एक्सप्रेशन दिस इज कॉल्ड फोरियर कोफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फोरियर कोफिशिएंट हम बोलते हैं, क्योंकि जो हमने a फाइंड आउट करा उसमें हमने क्या करा, u1 कोमा u1 की सेम प्रोडक्ट u2 u2 u3 u3, और v कोमा u1 v कोमा u2 v कोमा u3, जिसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था ना, वो वाला है। बाकी जो हमारे पास बेसिस बना रहे थे उनके साथ प्रोडक्ट कर दी, और नीचे उनके सेम प्रोडक्ट यानी कि नॉर्म से डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है। तो ये हमारा जो कोफिशिएंट बनते हैं फोरियर कोफिशिएंट होते हैं। तो जैसे तीन इक्वेशन मैंने बनाई थी वहाँ से भी निकाल सकते हैं, और अगर किसी को ये याद होता है, समझ आ गया है, तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं। थ्योरम, लेट दिस बी एन ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ एफ डी वी एस, यानी कि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस ऑफ वी, डायमेंशन एन है, देन फॉर एनी वी बिलोंग्स टू वी, तो वी हम कैसे लिखेंगे, ऑर्थोगोनल बेसिस है, तो ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंट, फोरियर कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ऐसे हम लिखते हैं। ये कोई खास नहीं है, याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे ही पता चल जाएगा।
उसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर u ऑन टू ए वेक्टर v। प्रोजेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो लेट v बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट u बिलोंग्स टू v, नॉन जीरो वेक्टर हमने लिया है, एंड v बिलोंग्स टू v। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v। u अलोंग v के साथ प्रोजेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका हमारा रिजल्ट है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन v इज इक्वल टू, इस तरीके से हमारी डिफाइन होगी। जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है तो वो उसकी नॉर्म तो नीचे आएगी, नॉर्म ऑफ v, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी v के साथ, और ऊपर हमारा आ जाएगा u और v की इनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, ऐसे हम क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, जैसे वेक्टर्स में हम निकालते थे ना प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो ऊपर आता था a डॉट b और नीचे बाद वाला मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे। सेम ऐसे ही इसमें चलेगा, बस इसमें साथ में क्या आ जाएगा, v से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, सपोज u1 u2 um form an orthogonal set of non-zero vectors in a finite dimensional vector space v, let v belongs to v be any vector, then define v dash। v dash कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन सारी थ्योरम्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, कोई भी यहाँ पर स्किप नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता के चल रही हूँ, जो आपको लगता है कि हाँ ये मतलब आ सकता है। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और ये पढ़ लेना। ठीक है, तो इतना खासा सा है नहीं, क्योंकि लास्ट वाला टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। ग्राम-स्मिट्स ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस काफ़ी लंबा है, इसके क्वेश्चन भी जो है काफ़ी लंबे निकलते हैं। ठीक है, तो इतना लंबा हमसे नहीं पूछते हैं, बाकी दिया हुआ है सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा है, ये एग्जांपल है कैसे हमें निकालना है ग्राम स्मिथ और ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस के जो क्वेश्चंस है, कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इतना लंबा टाइम हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो देखिए आज का हमारा जो है, हाँ बस 2 ही क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें है लेट y बी ए नॉन जीरो वेक्टर। y हमारे पास कैसा है, नॉन जीरो वेक्टर है, इनर प्रोडक्ट स्पेस v, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ v। तो सब स्पेस के लिए सबसे पहले जीरो की जीरो जीरो सेटिस्फाई होना चाहिए कंडीशन। ठीक है, और y हमारा कैसा है, नॉन जीरो है, तो जीरो जीरो देखो सबसे पहले जीरो जीरो तो इसी में ही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। अगर x हमारा जीरो आ गया और y नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इनकी इनर प्रोडक्ट, मान लो x मेरे पास क्या है, 0 0 0, ये है x के ऊपर, तो कोई कंडीशन हो सकती है। y नॉन जीरो है तो 1 2 3 ले लिया, और इनकी इनर प्रोडक्ट मैं करूंगी x y की, क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और 0 बिलोंग्स टू सब स्पेस, जिसको प्रूफ मान लो w है, w को हमें प्रूव करना है, सब स्पेस मतलब इसका नाम क्या है, w1 मान लो, तो w1 में चला गया, तो इसका मतलब ये सब स्पेस हो सकता है। आगे की कंडीशन हम जो सब स्पेस के लिए 1 स्टेप टेस्ट या 2 स्टेप टेस्ट से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है फर्स्ट, होल्ड पे रखो। ठीक है, फर्स्ट होल्ड पे रखो, बी नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल टू 1 आ रहा है, इक्वल टू 1, जीरो तो बिलोंग करेगा ही, इसको नाम दे दो आप w2, ये w3 और ये w4। तो w2 में तो जीरो आ ही नहीं रहा, तो सीधी सी बात है, इसको कट करो, इसका कोई काम नहीं है। सी भी होल्ड रख सकते हैं क्योंकि 0 0 इसमें जा रहा है, तो ए और सी को आप लोग चेक करेंगे, आगे 1 स्टेप टेस्ट और 2 स्टेप टेस्ट से वेरीफाई करेंगे। कोई भी स्टेप यानी कि ए यू प्लस में बी वी अगर वो w में चला गया तो इसका मतलब वो सब स्पेस बन जाएगा। या फिर आप ये भी लगा सकते हो, ए जो ए तो ये सिंपल स्केलर वाला था और एक u प्लस में v ये वाला, मतलब ये रिजल्ट आप लगा सकते हो, जिसमें 2 स्टेप है और एक जिसमें 1 स्टेप है। दोनों में से आप कोई भी चेक यहाँ पर कंडीशन कर सकते हो, या फिर ए यू प्लस वी बिलोंग्स टू w, ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप चेक करेंगे ए और सी में। उसके बाद है बी हमारा नहीं है, डी भी हमारा नहीं है, 1 1 के इक्वल है। ठीक है, तो बी और डी गलत है, ए और सी आप लोग चेक करेंगे है या नहीं है। ठीक है, 0 मैंने बता दिया, बी और डी मैंने रीजन दे दिया है कि क्यों नहीं है। ओके, कर लोगे, ये तो हमारा है ही नहीं, कर लोगे ना ट्राई, नहीं होगा तो फिर बता देना ए और सी। ओके, फिर मैं ये प्रूव करके दिखा दूंगी कि कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसी है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, तो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, तो हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। तो देखिए पॉजिटिव डेफिनेट, नॉन नेगेटिव डेफिनेट बट नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, तीसरा रिजल्ट है नेगेटिव, नाइदर नेगेटिव डेफिनेट नॉर पॉजिटिव डेफिनेट। तो कैसे चेक करेंगे, आइगन वैल्यूज से इसको आप चेक करेंगे, आइगन वैल्यूज निकालो, आइगन वैल्यूज सारे हमें आंसर दे देगी। पॉजिटिव डेफिनेट सारी अगर तीन आइगन वैल्यू आएंगे, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हैं,
तीनों आइगन वैल्यूज अगर पॉजिटिव आ रही हैं, जैसे मान लो 1 2 3, तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव डेफिनेट। अगर नॉन नेगेटिव डेफिनेट की बात हो रही है, नॉन नेगेटिव में क्या हो जाएगा, 0 इंक्लूड हो जाएगा। बट नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, बट नॉट पॉजिटिव, यानी कि मान लो तीनों 0 0 आ गई तो ये नॉन नेगेटिव डेफिनेट हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में, नेगेटिव डेफिनेट में अगर एक हमारी नेगेटिव वैल्यू आ गई तो नेगेटिव डेफिनेट में। उसके बाद नाइदर नेगेटिव डेफिनेट नॉर पॉजिटिव डेफिनेट, तो इसका मतलब अगर 0 आ गई तो इसका मतलब ना तो वो नेगेटिव डेफिनेट है ना वो पॉजिटिव डेफिनेट है, तो सेकंड और फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे तो ये आइगन वैल्यू से आप लोग कर लेना। ओके, तो हमारा जो है आज का लीनियर का जो टॉपिक खत्म हुआ। इनर प्रोडक्ट स्पेस जो इंपॉर्टेंट था, कंपेनियन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट थी। कंपेनियन मैट्रिक्स की पहचान हम कैसे करते हैं, 4-5 तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए क्लासेस का अलग अलग, टोटल हमारी लेक्चर 17 लेक्चर हो चुके हैं। आज का हमारा 17वां लेक्चर था। लीनियर अलजेब्रा जो है हमारा 17 लेक्चर में कंप्लीट हमने कर दिया है, जल्दी जल्दी हमने रिवीजन करी थी। ठीक है, कोई भी इन 17 लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी थ्योरी में डाउट लगे तो आप आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, फिर हम उसको डाउट सेशन रख लेंगे। अदरवाइज फिर हम जो है रियल शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा वो। ठीक है, रियल में इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी रियल एनालिसिस की रहेगी। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए या और एसटेट पीजीटी मैथ के, अगर आपको मॉक चाहिए एसटेट पीजीटी मैथ के तो वो भी आप ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें 8295477631। ठीक है, यूट्यूब चैनल का जो है ये हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ से आप जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। और फीडबैक भी ज़रूर दें, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई कमी है कोई कमी नहीं है, तो प्लीज़ एक फीडबैक ज़रूर दें और कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, तो रियल की क्लास हम शुरू करेंगे, तो टॉपिक इजी टॉपिक रखेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक रखेंगे, और जहाँ से आपको डेफिनेटली जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो रियल में वही टॉपिक हम कवर करेंगे। और 28 फरवरी को हमारा एग्जाम है, तो जितना जल्दी हो रियल में आपको कंप्लीट एक बार मतलब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवा दूं, फिर उसके बाद जो है हम प्रैक्टिस सीरीज शुरू करेंगे डेली क्वेश्चंस की। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ ये बात याद रखना, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, तो चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।